तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 बार आया है। यानी कि हर बार, लगभग हर बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन हो जाता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में शुरू से लेकर के अंत तक देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि 2006 में, 9 में, 14 में, 17 में, 20 में, 22 में, 23 में, यानी कि हर बार लगातार क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सभी का यहाँ पर प्रश्न उत्तर करवाया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो। और हम लोगों की क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब से आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 8 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले कि यदि आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग सारे पार्टों को देख सकते हो। आज का जो आपका पार्ट नंबर 9 होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही में अच्छा सपोर्ट दिखाइए आप लोग, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ में करवा रहा हूँ, हल सभी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ एक वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, केवल 2 सेकंड लगेगा, आपको एक लाइक कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारे टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यदि आप लोग नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह को प्राप्त करना चाहते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र ₹100 रखा गया है, इसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। तो इसको भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। इसको भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, कर सकते हैं, जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है। नंबर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 97 93 44 0081 होता है। यहाँ से कोई भी समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नंबर निकाल सकते हो। जिसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए होगा वही लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे थे 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए, और उसमें हम लोग किस प्रकार से 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान रखते हुए पूरी किताब से आपकी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसकी सीरीज को हम लोग चला रहे थे। उस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 8 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 9 होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहिएगा और पूरा अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आपका होने वाला है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में 7 बार पूछा गया है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है और अभी के अभी तैयार कर लेना है, आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जितनी जल्दी आप लोग तैयार कर लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी चांस बढ़ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहले व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्हीट स्टोन है, एक वैज्ञानिक है आपके इंग्लैंड के, जिन्होंने क्या किया था, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत को दिया था। तो उन्होंने क्या-क्या चीज़ें ली थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्हीट स्टोन थे उन्होंने 4 प्रतिरोधों को, एक सेल को और साथ ही में एक धारामापी की सहायता से एक परिपथ को तैयार किया था। और उस परिपथ का क्या काम होता है उसे भी आप लोग समझ लीजिए। इन परिपथ में जो आपके 4 प्रतिरोध दिए जाते हैं, चारों प्रतिरोध में जो 3 प्रतिरोध होते हैं उनका मान ज्ञात होता है, लेकिन चौथा प्रतिरोध ज्ञात नहीं होता है। तो इसीलिए उसको ज्ञात करने के लिए ही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत व्हीट स्टोन ने दिया था। तो इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आप लोग इसको समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कह सकते हैं कि परिपथ का निर्माण करेंगे, जैसा कि व्हीट स्टोन सेतु ने जो परिपथ बताया था उसी अनुसार हम लोग इसका निर्माण करेंगे। सबसे पहले आपको चित्र को समझना पड़ेगा कि चित्र आपका किस प्रकार से होने वाला है। सबसे पहले हम लोग इसमें प्रतिरोध की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे पी क्यू आर एस, इस प्रकार से आपके 4 प्रतिरोध लिए गए हैं और इनको जोड़ करके हम लोग एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। चतुर्भुज आपका ए बी सी डी इस प्रकार से आपका हो जाता है, ठीक है। आगे आप उसमें बताऊंगे कि जो आपका बिंदु ए है और बिंदु ए से इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, और बिंदु सी जो आपका है इस प्रकार से है। इस बिंदु ए और सी के बीच में एक हम लोग सेल लगाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और साथ ही में इसको हम लोग कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि जो आपका बिंदु बी है
और जो डी है, डी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक धारामापी का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक धारामापी लगाएंगे जो कि हम लोग कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं। उसके आगे आप लोग बताओगे कि यहाँ से आपका धारा प्रवाहित होगी और यहाँ से जब आपका धारा निकलेगी तो हम लोग आई बताएंगे, फिर आपका यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर जाने के बाद जब यहाँ तक जाएगी तो फिर यहाँ से 2 भागों में बँट जाएगी धारा आपकी। आपका आधा इधर चला जाएगा, आपका इधर आधा इधर चला जाएगा। तो इसको हम लोग I1 नाम दे देंगे और उसको हम लोग I2 नाम दे देंगे। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगी और ये वाली धारा इधर से यहाँ तक पहुँचेगी तो फिर जो दोनों धाराएँ होंगी वो आपस में मिल जाएँगी, तो फिर आपकी धारा I हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है। तो चलिए अब हम लोग इसकी रचना को बताएँगे कि रचना तो मैंने आपको बता ही दी है। अब इसमें लिखोगे क्या-क्या रचना में उसे भी आप लोग देख लो। तो इसमें आप लोग बताओगे कि इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS यानी कि PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD को बनाते हैं। बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं, यानी कि जो आपका बिंदु A है और C है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से आप लोग बिंदु A और C को देखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेल को हम लोग जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग कुंजी K1 के द्वारा हम लोग लगा देते हैं। इस प्रकार से आपका समझ में आ गया होगा। आगे आपसे मैं बताऊंगा कि बिंदु B तथा D के बीच में एक धारामापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं, यानी कि जो आपका बिंदु B और D है इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, धारामापी को लगाते हैं और इसको हम लोग कुंजी K2 की सहायता से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से रचना में यही सारी चीज़ें आपको लिखनी है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार लिख लो। उसके बाद हम उसके सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। रचना आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चित्र आप लोग बना करके एक बार अपनी कॉपी में ट्राई कर लेना। इसमें आपके 4 प्रतिरोध लिए गए हैं, एक धारामापी लिया गया है और साथ ही में आपका यहाँ पर सेल लिया गया है और इसकी सहायता से ये सिद्धांत आपका दिया गया है। तो सिद्धांत में आप लोग बताओगे कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में जो धारा है वो प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो उसे हम लोग संतुलन की अवस्था कहते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो आपका परिपथ है इस परिपथ में हम लोग धारा को इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रवाहित करते हैं कि उसमें जो धारामापी लगा हुआ है इस पर कोई भी विक्षेप ना हो। तो उस अवस्था में जो आपका कह सकते हैं परिपथ होता है वो संतुलन की अवस्था में होता है। और जब आपका परिपथ इस अवस्था में होता है तो उसके लिए जो सूत्र हो जाता है आपका, हो जाता है P/Q बराबर आपका हो जाता है R/S। इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है। अब ये सूत्र आपका कैसे आया है उसको हम लोग आगे समझेंगे सूत्र में। फिर आपका ये जो डेरिवेशन होगा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो कि यदि हम लोग जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में जब हम लोग धारा को प्रवाहित करें तो धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, उसे ही हम लोग संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना। सूत्र आपका होता है P/Q बराबर R/S। अब ये किस प्रकार से आया है, ये आपका P/Q बराबर R/S, इसी को हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है। फिर आपका ये जो डेरिवेशन होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे कि किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। एक आपका था प्रथम नियम और एक आपका था द्वितीय नियम, जिसे हम लोग बंद पास नियम या फिर लूप नियम भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो आपका किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था उसका प्रयोग करेंगे और इस सूत्र को निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो जो आपका कह सकते हैं कि जो किरचॉफ थे उनका जो सेकंड नियम क्या था। मैंने आपको यहाँ पर देखा, आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 बंद पास लिए गए। एक आपका ये बंद पास हो जाता है ABDA और आपका एक दूसरा बंद पास आपका हो जाता है यहाँ पर BCDB। इस प्रकार से आपका 2 बंद पास हो जाते हैं। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था उसका क्या मतलब था उसे भी आप लोग समझ लीजिए। मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किरचॉफ ने जो आपका दूसरा नियम दिया था वो किस प्रकार से था उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है? तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था और किस प्रकार से हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम का इसमें प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें आप लोग बताओगे जो किरचॉफ ने द्वितीय नियम दिया था उसमें उन्होंने बताया था किसी परिपथ के बंद पास में प्रवाहित धारा और साथ ही में उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उस बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर हम लोग उसी नियम का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग बताएंगे कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास ABDA में, यानी कि जो आपका बंद पास है ABDA में हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बता सकते हो I1 इंटू P। अब यहाँ पर जो I1 है इस प्रकार से आप लोग देखोगे धारा कौन सी है, I1 है, तो इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, P है। इसको हम लोग ने P नाम दिया है ना, तो ये हम लोग कर देंगे I1 इंटू P कर देंगे, ठीक है? इस प्रकार से आप लोगों ने कर दिया। उसके यहाँ पे आप लोग माइनस का प्रयोग करोगे क्योंकि यहाँ पर जो धारा है वो आपकी कह सकते हैं कि सेल के विपरीत दिशा में बह रही है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर जो I2 धारा लेंगे तो I2 धारा के संगत प्रतिरोध है आपका R है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा I1 इंटू P माइनस आपका हो जाएगा I2 इंटू R बराबर आपका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर आपका वैद्युत वाहक बल जो है वो नहीं है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर वैद्युत वाहक बल की जगह 0 कर देंगे। उसके बाद फिर यदि हम लोग इसको इस प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे I1
इंटू पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस साइड भेज देंगे, इधर वाली साइड में, तो यहाँ पर माइनस ये प्लस में हो जाएगा इधर आकर के। तो क्या हो जाएगा I1 पी बराबर आपका हो जाएगा I2 आर। तो इस प्रकार से इसको हम लोग पहला समीकरण बना लेते हैं। अब जैसा कि मैंने इस बंद पास में आपको बताया है, उसी प्रकार से हम लोग इस वाले बंद पास में भी इसका प्रयोग करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम का। तो उसमें जब आप लोग प्रयोग करोगे तो आप लोग बताओगे कि बंद पास बी सी डी बी, यानी कि बंद पास बी सी डी बी में आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि क्या हो जाएगा, I1 इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे धारा कौन सी है, I1 है, तो इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, Q है। तो क्या कर देंगे हम लोग, I1 इंटू क्यू कर देंगे। उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओगे क्योंकि धारा आपकी विपरीत दिशा में बह रही है। फिर आप लोग क्या बताओगे, इसमें दूसरा आप लोग बताओगे कि I2, यहाँ पर क्या बताओगे, I2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, क्योंकि इसके संगत प्रतिरोध आपका S है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू S बराबर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपका वैद्युत वाहक बल नहीं है। तो इसको जब आप लोग आगे बताओगे तो इसमें आप लोग इस प्रकार से, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था समीकरण, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी कर दोगे। I1 इंटू क्यू हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा I2 S, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे तो यहाँ माइनस है प्लस में हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का जब हम लोग भाग करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि दाएं साइड का भाग हम दाएं साइड से करते हैं और बाएं साइड का भाग हम लोग बाएं साइड से करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जो हम लोग भाग देंगे, वह I1P के नीचे में आपका क्या हो जाएगा, I1Q आ जाएगा, और I2R के नीचे क्या आ जाएगा आपका, I2S आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर आपका हो जाएगा I1P अपान में आपका हो जाएगा I1Q बराबर आपका हो जाएगा I2R अपान में I2S। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं पेन ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ से आपका जो I1 है और ये I1 है कट जाएगा, यहाँ से आपका I2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका P अपान में Q बराबर R अपान में S। यानी कि यही सूत्र, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वही सूत्र निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है यहाँ से पूर्ण हो जाता है। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।